हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर से हम लोग अपने सिलेबस का सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वाटर। हम लोग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों को बहुत सारा टॉपिक पढ़ना था जिसके कारण हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। बट जो सेकेंड यूनिट है जिसका नाम वाटर है, इसमें बहुत कम टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना होता है, इसलिए इसको पढ़ने में बहुत कम टाइम लगता है। और आज का जो वीडियो लेक्चर है हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर से स्टार्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि वाटर क्या होता है। वाटर को आप लोग जानते हो हिंदी में पानी बोला जाता है, और पानी कितना आवश्यक है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग में से हर एक स्टूडेंट पानी के बारे में बहुत सारा चीज़ जानते हो। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई वाटर क्या होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने लिखा, द मोस्ट इसेंशियल सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज वाटर। मोस्ट इसेंशियल का मतलब होता है अति आवश्यक, और सब्सटेंस का मतलब जानते होगे पदार्थ होता है। तो इस धरती का जो सबसे अति आवश्यक कोई पदार्थ है तो वो है वाटर, यानी कि पानी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, नियरली 71% ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर। जो अर्थ सरफेस है, जो धरती का सतह है, उसका 71% भाग जो है पानी से ढका हुआ है। जानते होंगे आप लोग, ये बात कोई नया नहीं है। इतने सारे इस धरती पे समंदर हैं, तालाब है, नदी है, पोखर है, गड्ढा है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, वाटर सोर्सेज हैं, और ये धरती के ऊपर ही होते हैं। तो धरती का 71% पार्ट जो है वो पानी से भरा हुआ है। ठीक है, आते हैं थर्ड पॉइंट पे, विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, पानी के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है, चाहे वो जीवन किसी भी चीज़ का हो। किसी भी जीवित चीज़ का जीवन बिना पानी के संभव नहीं हो, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, कोई जीव जंतु हो, या फिर कोई पेड़ पौधा हो। हर एक जीवित प्राणी को पानी चाहिए, बिना पानी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, बेसिकली वाटर इज ए नेचुरल कंपाउंड। यहाँ से हम लोग अब टेक्निकल बात करेंगे वाटर के बारे में। ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो कि ऑलरेडी सबको पता होता है। यहाँ से अब हम लोग टेक्निकल बात करेंगे, यानी कि केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वाटर को डिफाइन करेंगे कि वाटर क्या होता है। तो सबसे पहला बात याद रखना है कि वाटर जो होता है एक नेचुरल कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब जानते हो आप लोग, यौगिक है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक होता है। ठीक है, जो कि अणु से बना हुआ होता है। अणु को हम लोग इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वाटर है एक नेचुरल कंपाउंड है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक यौगिक है, मतलब प्रकृति ने इसको बनाया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नेचुरल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, बाद में हम बताएंगे कि आज के डेट में हम लोग इतना एडवांस साइंस वर्ल्ड में जी रहे हैं कि पानी को भी बनाया जा सकता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, बट इसको हम लोग नेचुरल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये धरती पे जब से ये धरती है तब से शायद पानी है, इसलिए इसको नेचुरल कंपाउंड बोला जाता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, वाटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉम्बाइंड इन फिक्स रेशियो 1:8 बाई मास। ठीक है, कह रहा है कि वाटर जो होता है ये मेड अप है, मतलब बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है, तो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना हुआ है। और ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कॉम्बाइंड करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। और इनका जो जब इनका जो मास रेशियो होता है, जैसे H2O आप लोग जानते हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 1:8 के फॉर्म में होता है। ठीक है, किसके फॉर्म में होता है, 1:8 के फॉर्म में होता है। मतलब 1 पार्ट हाइड्रोजन का है तो 8 भाग ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो 1:8 के रेशियो में इसका रहता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉम्बाइंड विथ फिक्स रेशियो 1:8 बाई मास। ठीक है, अगर मास के फॉर्म में बात किया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होता है वो 1:8 के फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जैसे ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है संघटक। ठीक है, या अंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि वाटर वो मॉलिक्यूल्स जो होता है ये हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से बना हुआ है, 2H से बना हुआ है और ऑक्सीजन से बना हुआ है। मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलने के कारण आपका वाटर बना हुआ है या वाटर बनता है।
ठीक है। तो जब ये वाटर, ये हाइड्रोजन अलग एलिमेंट्स है और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट्स है, दोनों ने मिला, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड हुए तो वाटर बना। तो ये जो वाटर होता है इसका जो गुण होता है ये हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से अलग होता है। इस लाइन का यही मतलब है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इसके संघटक कौन है? ये इस वाटर मॉलिक्यूल्स के संघटक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनका जो प्रॉपर्टी होता है, मतलब जब वाटर बन के तैयार होता है तो वाटर का जो प्रॉपर्टी होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होता है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ वाटर हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वाटर बोलते हैं। और इसको जब वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाता है तो इसको किसी फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। अब फिजिकल मेथड क्या क्या होता है उसको आप समझिए। फिजिकल मेथड में आएगा फिल्टराइजेशन। आप फिल्टराइजेशन करके, मतलब किसी चीज़ से कोई फिल्टर होगा, जैसे कोई छन्नी होता है, चाहे छन्नी वगैरह टाइप से, तो उसको आप जैसे ये पानी है तो पानी को छान के हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, या फिर एस्टिलेशन मेथड होता है, वो भी फिजिकल मेथड में आता है। पानी को अगर धूप में सुखा दिया जाए या फिर उसको गर्म किया जाए तो ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फिजिकल मेथड होते हैं। या एक फिजिकल मेथड में हैंड पिकिंग आता है, फिल्ट्रेशन आता है, हैंड पिकिंग आता है। हैंड पिकिंग मतलब क्या, कि हाथ से चुना जा सके। तो ऐसा नहीं है कि पानी है तो उसमें से हाइड्रोजन को हाथ से चुन के अलग कर लोगे, ऑक्सीजन को अलग कर लोगे, नहीं किया जा सकता है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग को मजाक लग रहा है, लेकिन फिजिकल मेथड में यही सब आता है। तीन में होता है, एक फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा हैंड पिकिंग होता है और तीसरा होता है डिस्टिलेशन, जिसको धूप में रख दिया जाए तो सूखने के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाए। तो फिजिकल मेथड से वाटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं इसको अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है? वाटर हैज फिक्स फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या आप लोग जानते हो क्या कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है? क्या वाटर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तापमान का वो मिनिमम वैल्यू या टेम्परेचर का वो मिनिमम वैल्यू जिस पे पानी जो है जमना स्टार्ट हो जाता है, जमने का मतलब आइस बनना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। उसी टेम्परेचर वैल्यू को उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस मिनिमम टेम्परेचर वैल्यू पे पानी जो है आइस में कन्वर्ट होने लगता है, उस मिनिमम टेम्परेचर वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी का, तो ये एक फिक्स वैल्यू होता है। बॉइलिंग पॉइंट आप लोग पढ़े होंगे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है कि जो पानी होता है वो भाप बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये दोनों जो वैल्यू होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाटर के, ये फिक्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये बहुत मस्त बात है। ठीक है, इस पर अगर चाहा जाए तो बहुत सारा टॉपिक हम पढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा टॉपिक को लेंदी कर सकते हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा इजी करके ही बस यहीं पे स्टेटमेंट को ही समझा देते हैं। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आप लोग जानते हो, जब सोल्यूशन तैयार किया जाता है तो सोल्यूशन तैयार करने के लिए जैसे पानी लिया गया तो पानी को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, और यहाँ से सॉल्यूट लिया जाता है जिसको घोलना होता है। जैसे नमक ले लिए, क्या ले लिए एग्जाम्पल के रूप में? साल्ट ले लिए। पानी ले लिए, पानी को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और नमक जिसको घोलना है इसको सॉल्यूट बोलते हैं। और जब घोल दोगे नमक को डाल के पानी में नमक को डाल के जब घोल दोगे तो हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूट होता है इसको यूनिवर्सल सॉल्यूट बोला जाता है, इसलिए क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए दुनिया के बाकी सारे सॉल्यूट से तो सबसे ज़्यादा अपने आप में सॉल्यूट को घोलने का कैपेसिटी, अगर दूसरे सॉल्वेंट से कंपेयर किया जाए, जैसे पानी एक सॉल्वेंट है तो बाकी के और भी जो सॉल्वेंट होगा जैसे पेट्रोल है, डीजल है, और भी बहुत सारे लिक्विड चीज़ जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, अगर बाकी सारे चीज़ों से कंपेयर किया जाए, बाकी सब सॉल्वेंट से कंपेयर किया जाए पानी को, तो पानी जो होता है ना, जितने भी सॉल्यूट्स हैं सबसे ज़्यादा अपने आप में या सबसे ज़्यादा सॉल्यूट इसी में घुल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्यूशन बोला जाता है अगर कंपेयर किया जाए दूसरे से। जैसे अल्कोहल है,
ठीक है, तो वो भी एक सॉल्वेंट है। लेकिन अल्कोहल में हर चीज़ घुलनशील नहीं है, पानी में भी हर चीज़ घुलनशील नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा घोलने का जो कैपेसिटी है किसी सल्यूट को वो है पानी का, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सल्यूट बोला जाता है। ठीक है, इसका क्या कारण है, अगर कारण बताने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। बस आप लोग याद रखो कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये अपने आप में मैक्सिमम नंबर ऑफ सल्यूट को क्या कर सकता है, घोल लेता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सल्यूट सॉल्वेंट बोला जाता है। अगला पॉइंट क्या है, वाटर इज ए पोलर कंपाउंड। ले भाई, क्या हमने पिछले यूनिट्स में पोलर कंपाउंड या पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड पढ़ाया था? और वाटर को जरूर पढ़ाया हमने। वाटर में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है ये भी हमने बताया। मैंने आप लोगों को 2-3 तरह का बॉन्ड बताया, आयनिक बॉन्ड बताया, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया। ठीक है, उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड के बाद पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड या पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वहाँ पे मैंने बताया था क्या कि पोलर बॉन्ड होगा, मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन होता है कुछ ऐसा मैंने बताया था। ऑक्सीजन पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये क्या करता है कि ये यहाँ से बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन को एक अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एक्चुअली इसके पास एक ही था तो ये ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, वैसे ही दोनों हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और ऑक्सीजन खुद, इसके पास आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 इलेक्ट्रॉन्स इधर से शेयर कर लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन्स इधर से शेयर कर लेता है। टोटल ऑक्सीजन के पास पहले से 6 था और इन लोगों से शेयर करके 2 कर लिया, तो टोटल इसके पास 8 हो जाता है। तो मैंने बताया था कि ये जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो एक पोलर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, पोलर बॉन्ड बनाता है। क्यों पोलर बॉन्ड बनाता है? तो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि इसलिए बनाता है, देखो ये ऑक्सीजन इन दोनों के साथ ऐसे बना लेता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू जो होता है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होता है। तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। 2-2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाया तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, दूसरा पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है। हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो En का वैल्यू, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिसके चलते ऑक्सीजन जो है पार्शियली इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पार्शियली निगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है। याद कुछ लोगों को याद होगा, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड पढ़ाए थे हम। तो वाटर जो होता है एक पोलर कंपाउंड होता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है जिसको हम लोग H2O बोलते हैं, H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये पानी के अणु हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये जो बात है ना, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए। वाटर इज ए पोलर कंपाउंड। वाटर जो होता है पोलर कंपाउंड होता है, नॉन पोलर कंपाउंड नहीं होता है। ठीक है, चलो फिर अगला जो पॉइंट है ये बहुत ही मस्त पॉइंट है। इन 1987 लेवोसियर proved that water is a compound। मतलब 1983 में लेवोसियर जो एक साइंटिस्ट थे, शायद याद नहीं आ रहा कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, बट लेवोसियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे फिजिक्स के क्षेत्र में न्यूटन का एक अपना पहचान है, वैसे ही केमिस्ट्री के फील्ड में लेवोसियर का अपना एक पहचान है। लेवोसियर को मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है, ये भी बात याद रखना कि इनको मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर बोला जाता है। इन 1987 लेवोसियर प्रूव्ड दैट वाटर इज ए कंपाउंड। थोड़ा सा इस पॉइंट को बाद में कंप्लीट करते हैं, पहले ऐसे ही बताते हैं। लेवोसियर ने 1983 में सबसे पहली बार दुनिया को पहली बार लेवोसियर साहब ने ही बताया था कि पानी जो है एक कंपाउंड है। उससे पहले 1983 से पहले लोग जानते थे कि पानी जो होता है वो एक एलिमेंट्स होता है, यानी कि तत्व होता है। लोगों को नहीं पता था कि पानी यौगिक होता है।
ठीक है। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, शायद आप लोगों को पता होगा। ठीक है, यौगिक जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बने होते हैं। तो ये एक यौगिक है चूँकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ, और इस बात को बताने वाले साइंटिस्ट जो थे वो हैं लेवोसियर साहब। आगे इसको थोड़ा सा पढ़ के इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। विच इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम कम्बाइंड टूगेदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। इन्होंने बताया 1983 में कि पानी जो है एक यौगिक है, और ये कैसे बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को के कंबाइन करने से, एक दूसरे के कंबाइन करने से हमारा वाटर बनता है, जहाँ पे रेशियो होता है 2:1, यानी कि 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, 2 यूनिट वॉल्यूम ले लो हाइड्रोजन का, 1 यूनिट वॉल्यूम ले लो ऑक्सीजन का, एक कंटेनर में दोनों को मिला दोगे। ठीक है, एक बर्तन लो, उसमें 2 यूनिट वॉल्यूम मतलब 2 लीटर ले लो तुम हाइड्रोजन और 1 लीटर ले लो ऑक्सीजन। 2 लीटर हाइड्रोजन और 1 लीटर ऑक्सीजन और एक कंटेनर में दोनों को मिला दोगे तो पानी बन जाएगा। ठीक है, तो पानी को आज के डेट में सिंथेसाइज किया जा सकता है, बनाया जा सकता है लेबोरेटरी में, लेकिन 1983 से पहले लोग समझते थे कि पानी को सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, बट आज के डेट में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक इंट्रोडक्शन था। अब थोड़ा सा हम लोग स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टेट्स ऑफ वाटर क्या होता है। ठीक है, स्टेट्स का मतलब होता है अवस्था, पानी का कौन कौन सा अवस्था होता है, किस किस अवस्था में पानी जो है पाया जाता है इस धरती पे। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है वाटर एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स, नेमली इन फ्री स्टेट एंड इन कॉम्बाइंड स्टेट। जो पानी होता है 2 अवस्था में पाया जाता है, फ्री स्टेट मतलब आज़ाद अवस्था में पाया जाता है, कॉम्बाइंड स्टेट मतलब किसी के साथ कॉम्बाइंड करके, ठीक है, किसी के साथ बंधन बना के भी पाया जाता है। तो फ्री स्टेट मतलब आज़ाद है। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग पढ़ेंगे इन फ्री स्टेट। यहाँ पे हमने लिखा है द फ्री स्टेट ऑफ वाटर फर्दर डिफाइन इन फॉलोइंग स्टेट्स। जो फ्री स्टेट वाटर का है उसको फर्दर मतलब बाद में, ठीक है, या आगे और भी इसके स्टेट्स में डिफाइन किया गया है। कौन कौन सा स्टेट होगा, इन सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, मतलब पानी जो है फ्री स्टेट में तो है ही, साथ ही साथ ये सॉलिड स्टेट में भी है, मतलब ये ठोस अवस्था में रहेगा, और ठोस अवस्था में ये फ्री स्टेट में है। कहाँ कहाँ का पानी, एज आइस और स्नो। आइस जानते हो, बर्फ़ जो होता है वो एक फ्री स्टेट है, वाटर का वो फ्री स्टेट है बट सॉलिड स्टेट है, फ्री स्टेट में है बट सॉलिड स्टेट है। और स्नो जानते हो, स्नो क्या होता है, जब बर्फबारी होता है तो जो छोटे छोटे आइस के टुकड़े होते हैं उसको स्नो बोला जाता है। ठीक है, वो भी एक तरह का बर्फ ही होता है। आते हैं सेकेंड पर, इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट में वाटर कैसे फ्री स्टेट में रहता है, तो रिवर वाटर, वेल वाटर मतलब कुआं का, ये नदी का पानी हो गया, ये कुआं का पानी हो गया। सी मतलब समझते हो आप लोग, समंदर का पानी, लेक का पानी यानी कि झील का पानी, ये सारे जो पानी हैं हमारे, ये लिक्विड स्टेट में है और फ्री स्टेट में है। ये किसी के साथ कॉम्बाइंड नहीं किया हुआ, ये आज़ाद हैं, ये दूसरे एलिमेंट्स के या दूसरे कंपाउंड के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये फ्री स्टेट में है। इन गैसियस स्टेट, वाटर वेपर, गैसियस स्टेट मतलब गैस अवस्था में। ठीक है, गैस अवस्था में कैसे फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो वाटर वेपर, क्लाउड्स, फॉग। वाटर वेपर जानते हो, भाप, पानी का जो भाप होता है, क्लाउड बादल जो होता है, फॉग जानते हो आजकल क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है, वो वाला फॉग नहीं, फुसफुस वाला फॉग नहीं। ठीक है, फॉग मतलब धुंध होता है, जैसे ठंडा के दिन में कैसे पूरा ऐसे कुहासा छाया रहता है, उसी को अंग्रेजी में अंग्रेज लोग फॉग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉग्स होता है, क्लाउड्स होता है और वाटर वेपर होता है, ये गैसियस स्टेट में है, लेकिन यहाँ पे जो पानी होता है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। यहाँ पे रिवर का पानी, वेल का पानी, सी का पानी और लेक का पानी लिक्विड स्टेट में है, लेकिन ये फ्री स्टेट में है, मतलब किसी और के साथ नहीं है, ये अपना आज़ाद है, इसके मॉलिक्यूल्स को किसी से, यानी कि इसके अणु को किसी से मतलब नहीं है। वैसे ही आइस है, स्नो है, ये सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पे वाटर जो है आइस के अंदर में फ्री स्टेट में है, ये किसी के साथ कॉम्बाइंड फॉर्म में नहीं है। तो चलो एक काम करो, फटाफट इसको लिख लो, उसके बाद इन कॉम्बाइंड स्टेट में अभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कॉम्बाइंड स्टेट। इन कॉम्बाइंड स्टेट मतलब पानी कॉम्बाइंड स्टेट में कैसे पाया जाता है। ठीक है, तो पहला हमने लिखा है इन लिविंग मैटर, जितने भी जीवित प्राणी हैं इस धरती पे उनके शरीर में पानी होता है,
कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं कि कुछ कीड़े मकोड़े हैं जिनके शरीर में पानी नहीं होता, लेकिन मोस्टली जैसे प्लांट्स है, एनिमल बॉडी है, तो इसमें पानी होता है, ठीक है। और आदमी का जो शरीर होता है, तो हमारा पूरा शरीर का वेट का 70% भाग हमारा पानी है, मतलब 70% भाग पानी है, मतलब समझ सकते हो। अब ऐसा नहीं कि पूरा शरीर में पानी है तो ऐसे हम लोग काट देंगे तो यहाँ से पानी गिरने लगेगा, या स्ट्रॉ लगा के ऐसे पानी पी लेंगे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ब्लड में भी पानी होता है, मसल्स में भी पानी होता है, आप लोग जानते हो, बोन में भी पानी होता है। तो पानी हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे पाए जा रहे हैं, खून के साथ, बोन के साथ। तो वो कंबाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट में नहीं है। अगर फ्री स्टेट में रहता तो ऐसे काट देते तो इधर से पानी गिरने लगता, लेकिन क्या इधर काटते हैं कभी तो पानी गिरता है क्या? नहीं गिरता है ना। वैसे ही किसी पेड़ पौधे के शरीर में पानी है तो इसका मतलब थोड़ी है कि उसको काट देंगे तो पानी गिरने लगेगा। हाँ, फ्री स्टेट में रहता तो पक्का से गिरता, ठीक है। तो ये उसमें जो ब्लड है, जो हमारा हड्डी है, जो मसल्स हैं, उसमें है, मतलब वो फ्री नहीं है, कंबाइंड स्टेट में है। जब कंबाइंड स्टेट में होगा तो वो उसको फ्री नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड साल्ट सच एज, बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं, जैसे हाइड्रेटेड साल्ट्स जो होते हैं उसके अंदर में पानी अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है, जैसे CuSO4 5H2O, जिसको हम लोग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बोलते हैं। तो इसमें H2O है ना, 5H2O है, मतलब अगर पूरा का देखा जाए तो एक अच्छा खासा भाग इसमें किसका है? पानी का है, H2O है, 5H2O, ठीक है। वैसे ही MgCl2 6H2O एक केमिकल कंपाउंड है जिसको हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड क्रिस्टल बोलते हैं। अब इसमें देखो 6H2O है, बहुत ज़्यादा है। वैसे ही वॉशिंग सोडा होता है, बहुत सारे आसपास हमारे या केमिकल कंपाउंड हैं, ठीक है, लेबोरेटरी वगैरह में जो यूज होते हैं, वो उसके अंदर में बहुत ज़्यादा पानी है। ये तो देखोगे मैग्नीशियम क्लोराइड कभी या गूगल करके देख लें, बिल्कुल चीनी के दाना की तरह होता है, उजला। ये थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, ब्लू कलर का रहता है, ब्लू छोटा छोटा, या स्टोन के भी फॉर्म में होता है। इसमें पानी का मात्रा इन सारे कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी ये फ्री स्टेट में नहीं है, ये CuSO4 के साथ है, ये MgCl के साथ है। हाँ, केमिकल रिएक्शन करा के इसको पानी को अलग किया जा सकता है, और अच्छा खासा मात्रा में हम लोग को पानी मिलेगा जब इसको केमिकल रिएक्शन करके अलग करेंगे तो चलो, इस तरीके से हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। चाहते तो इंट्रोडक्शन हम 2-4 लाइन में भी पढ़ा देते, ठीक है, आप भी खुश, हम भी खुश, लेकिन ऐसा नहीं है यार, किस चीज़ का हड़बड़ी है। जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। अगर ये सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, जितना चीज़ हम पढ़ाएँ, जितना पॉइंट्स हमने बताया, तो एक पानी के बारे में अच्छा खासा आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप हो जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स आप जान जाइएगा पानी के बारे में। इसमें से मोस्टली जो पॉइंट्स थे वो ऑलरेडी आप लोगों को शायद पता भी होगा, लेकिन मैंने एक जगह एकत्रित कर दिया। तो चलो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।